कोरोना की तरह ही फैलता है H3N2 वायरस। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है और इससे बचने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? यह लोगों में कैसे फैलता है? इस संबंध में हमारी बात श्याम साहब मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर मनोज इंदुलकर से हुई, तो उन्होंने इस वायरस के संबंध में रीवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इससे बचने के उपाय भी उन्होंने बताए। कोरोना के बाद H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वह चिंता का विषय है। साथ ही लोगों के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह वायरस भी कोरोना की तरह है? क्या इस वायरस से भी जान जाने का खतरा है? H3N2 इन्फ्लुएंजा का संक्रमण इस समय पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कोने-कोने में इस वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि ये वायरस कोई नया नहीं है और हर साल इसके मामले सामने आते हैं, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी बीमारी या अन्य कारण से कमजोर हो गई है, वो तेजी से इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। हालांकि यह वायरस इतना घातक नहीं है, लेकिन कोरोना की तरह ही यदि इसका समय पर सही इलाज न किया जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। इसकी वजह से सांस लेने में भी समस्या होती है। यह कहा जा सकता है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा भी कोरोना की तरह ही फैलता है और लोगों को संक्रमित करता है, क्योंकि जिस तरह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या किसी भी माध्यम से शरीर के फ्लूइड के संपर्क में आने से कोविड-19 हो जाता है, इसी तरह H3N2 इन्फ्लुएंजा भी फैलता है। यह भी सांस, खांसी, छींक के दौरान ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हवा में आता है और संक्रमण फैलाता है। बढ़ते संक्रमण को लेकर संजय गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों की वजह इसका ड्रॉपलेट्स के कारण संक्रमण फैलना है। यह संक्रमण इस मौसम में हर साल फैलता है। अभी फेस्टिव सीजन है और संक्रमण भी अपने पीक पर है, इसलिए लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। खास तौर पर बुजुर्गों को और जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें इससे बचने की विशेष जरूरत है। अभी वर्तमान में जो हम लोग, जैसे आज मेरा आउटडोर था, तो वर्तमान में जो हम लोग पेशेंट अधिकतर देख रहे हैं वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के सिम्टम के साथ आ रहे हैं। मतलब कफ, कोल्ड, फीवर है उनको और पूरे परिवार में ही सबको है कि तो ये लोग करीबन 4 से 5 दिन इन लोगों को, हमारे मरीजों को ये सिम्टम होते हैं कि लेकिन फीवर जो है कभी कभी 8 से 10 दिन तक के भी रह पाता है और फिर वो उसके साथ में धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये एक बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जहाँ तक भर्ती का हम सवाल देखें तो निमोनिया वापस से इस सीज़न में हम लोग अधिक देख पा रहे हैं। और ज़्यादा करके जो लोग एल्डरली है, मतलब जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, उनको मेडिसिन विभाग में अधिक से अधिक ग्रसित कर रहा है। और अमूमन यही स्थिति चिल्ड्रन वार्ड में भी होगी, बच्चों को भी, क्योंकि वो लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो वहाँ भी वो निमोनिया से ग्रसित होकर भर्ती हो रहेंगे। और इसका उतना अभी इन्फेक्शियसनेस उतना दिख नहीं रहा है, उसकी उतनी सीवियरिटी नहीं दिख रही है। घर परिवार में ही वो होता है और उसके बाद में 8 से 10 दिन में वो ठीक हो जाता है। और ये जो निमोनिया हो रहा है वो भी एक माइल्ड टाइप का है, मतलब वो ज़्यादा तीव्रता के साथ में नहीं आ रहा है। जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा था कि उनको एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता था, पल्मोनरी एडीमा में पेशेंट चले जाते थे और सीवियर फॉर्म में होता था। तो अब जहाँ तक के वायरस का सवाल है, ये हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा ए वायरस प्रतिवर्ष एक सीजन में नवंबर से जनवरी तक के पाया जाता है। उसी में अधिक निमोनिया होते हैं, उसी दौरान ये कफ, कोल्ड, फीवर की मरीजों की रहती है। लेकिन इस बार ये फरवरी में भी और अभी मार्च के महीने में भी अधिक मात्रा में, हम अधिक संख्या में देखने को मिल रहेंगे। तो अब या तो ये उसी का कोई, जो हम लोग अधिकतर जो देखते थे इन्फ्लुएंजा ए के जो डिफरेंट वेरिएंट,
तो उसमें हो सकता है कि ये H2N3 जो दूसरा वेरिएंट है ये हो भी सकता है, लेकिन हम लोग अभी इस तरह के वायरस आइसोलेट करने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए अभी ये कह पाना कि ये कौन सा वायरस होगा, कौन से सीरोटाइप होगा, कौन सा स्ट्रेन होगा, ये अभी कहना थोड़ा कठिन है। तो इस वायरस की पहचान, जैसे किसी को ये समस्या हो रही है तो कैसे लोग जर्नली इसको पहचान सकते हैं कि मतलब हमें इस तरह की समस्याएं हैं? क्या जैसे कोई भी वायरल फीवर होता है तो पूरे पास पड़ोस घर परिवार में होने लगता है, जबकि जो बैक्टीरिया का होता है, जो कीटाणु से होते हैं, ये आएगा। सेकंड ये जो रहता है इसमें खूब तेज शरीर में दर्द होगा, किसी किसी को डायरिया भी होता है, पतले दस्त भी होने लगते हैंगे। और जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें जो ब्लड है उसमें बैक्टीरिया में हमेशा WBC काउंट ज़्यादा आता है और इसमें WBC काउंट नॉर्मल हो सकता है या कम हो सकता है। तो इस तरह से हम दोनों इन्फेक्शनों में डिफरेंशिएट करते हैं, पहचान जाते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है कि ये कोई किसी वायरस से हुआ है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम लोग को काफ़ी हेवी जो एडवांस एंटीबायोटिक आ रही है वो देना पड़ती है, जबकि जो वायरल होता है तो सिंपल एंटीबायोटिक से, जैसे एमोक्सिसिलिन है, जिथ्रोमाइसिन है, इसी एंटीबायोटिक से वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। वायरस से बचने के क्या मतलब उपाय किए जा सकते हैं? लोग कैसे इससे बचें और जैसे जनरली ये होता कैसे है? जो जितनी भी वायरल डिसीज़ होती है उसमें वैक्सीनेशन होता है, ये एक अच्छा पॉइंट होता है बनिस्बत बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। बैक्टीरिया में किसी तरह का वही वैक्सीनेशन की संभावना कम होती है। तो वैक्सीनेशन प्रति वर्ष अगर इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन किया जाए तो इससे बचाव हो जाता है। तो बच्चों में और स्पेशली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो डायलिसिस पर है, जो कैंसर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक है और क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित है, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इन लोगों को ये जो वैक्सीन लेना अनिवार्य है, इनको लेना ही चाहिए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, जो ब्रोंकियल अस्थमा है, दमे, तो इनको हमेशा इसका इंजेक्शन। और दूसरा, एक से दूसरे को होती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। तो जिस तरह से कोविड में हमने जो प्रिकॉशन किए हैं, जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, मास्क हमेशा पहन के रहना चाहिए, तो ये जो हमारी सावधानी है अगर ये बरतेंगे तो हो सकता है ये इन्फेक्शन अपने ही लोकल लेवल पर ही रहे, फैले नहीं।